Hello students, welcome to today's newspaper analysis. We shall be covering the Hindu. There are lot many news today which are to be discussed. So starting from the page number 1, Trump starts withdrawal of USA from WHO. जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से WHO को इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का एक्विजिशन अमेरिका लगातार उनके ऊपर लगा रहा है और अमेरिका जो है वो 40% कंट्रीब्यूशन देता था WHO की फंडिंग के अंदर। और WHO के इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से और चाइना सेंट्रिक बिहेवियर की जो एक्विजिशन WHO के ऊपर यूएसए ने लगाई है, उन्होंने WHO से विड्रॉ कर लिया। अब जो यूएसए है वो लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की एनुअल सपोर्ट जो है वो देते हैं WHO को। तो WHO से फॉर्मली विड्रॉ करना यूएसए ने अब अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछले न्यूज एनालिसिस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन अगेन पेज नंबर 1 के ऊपर चाइनीज ट्रूप्स मूव फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। तो चाइनीज ट्रूप्स का जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो शुरू हो गया। डी एस्केलेशन का प्रोसेस, इसको डी एस्केलेशन कहा जाता है टेक्निकली। तो डी एस्केलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल और चाइना द्वारा अपॉइंटेड जो उनके ऑफिसर थे उनके बीच में बातचीत के बाद ये डी एस्केलेशन का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। इसके अंदर प्रोग्रेस भी होती हुई नजर आ रही है। और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब जहां पर दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग के लिए आती हैं, देखरेख के लिए आती हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 ये हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में एक मेन क्लैश पॉइंट था। वहां से डी एस्केलेशन होना, डिसएंगेजमेंट का होना एक बहुत अच्छी खबर है कि चाइना ने अपने वहां पर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए थे उनको जो है वो उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। इट्स ए गुड डेवलपमेंट, सो कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी। उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ सर्वे शो हाई सीरो प्रिवेलेंस इन दिल्ली ऑफिशियल्स। अब इस खबर के अंदर 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीरोलॉजिकल स्टडीज मतलब ब्लड सैंपल्स का एनालिसिस जो है वो चल रहा है दिल्ली के अंदर। और जैसे जैसे वहां पर सैंपल्स को इकट्ठा करके टेस्ट किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं, एंटी कोरोना वायरस एंटीबॉडीज, जो कि कोई भी इंसान जब भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होगा तो उसकी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज जो कि हमारे डिफेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, ये डेफिनेटली बनेंगे। और इन मॉलिक्यूल्स का बनना ये बताता है कि ये इंडिविजुअल कभी ना कभी कांटेक्ट के अंदर आया था और इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी हैं। ये लोग हेल्दी नजर आ रहे हैं, इनके अंदर कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो उनकी बॉडी ने रिकवर भी किया है। तो इस टाइटल के अंदर बताया गया है कि एटलीस्ट 15% people have developed antibodies against the virus. So currently the positivity rate in Delhi is about 9 to 10%, but the initial results from the sero survey is higher and is showing a sero prevalence of about 15%. तो सीरो प्रिवेलेंस का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शंस हुई, उनकी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज मिल रही हैं। और the sources said that a higher seroprevalence is a good sign as it means a large part of population has developed antibodies against the virus and chance of them again contacting the viruses are very low. अब इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगा। मैंने SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर हर्ड इम्यूनिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था। तो यहां से ये पता चलता है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होनी शुरू हो गई हैं। यहां से फर्दर इन्फेक्शंस की चेन टूटेगी और जैसे जैसे ये चेन ब्रेक होती जाएगी इस डिजीज की ग्रिप से हम बाहर आते जाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जाते जा रहे हैं, नेचुरल इम्यूनिटी लोगों के अंदर पैदा होती जा रही है। और ए पॉजिटिव रिजल्ट सीरो प्रिवेलेंस या सीरोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार ए पॉजिटिव रिजल्ट वुड मीन दैट द पर्सन हैज डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। सो ए सीरो प्रिवेलेंस ऑफ 15% मीन्स 15 out of 100 people tested have developed antibodies against the virus.
और यहां से ये पता चलेगा कि ये जो 15% लोग हैं ये इस चेन के नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे। ये हर्ड इम्यूनिटी, मतलब ये दूसरे लोगों के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगे, इनसे डिजीज आगे नहीं ट्रांसफर होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी इसी को बोला जाता है। उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर जॉबलेसनेस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खास तौर पर तमिलनाडु से स्टडी करके बताई गई, जो कि नेशनल लेवल पर भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। और इसके अंदर लिखा है द कोविड-19 पेंडेमिक हैज डिसरप्टेड इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड प्रेजेंटेड पॉलिसी मेकर्स विद अनएनविएबल टास्क ऑफ सस्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट एमाइज लॉकडाउन। लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, हमारे सिस्टम्स के अंदर जो कमियां हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर स्टैग्नेशन आ गई है, और माइग्रेशन हुई है। उस माइग्रेशन के कारण ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो है वो डिसरप्शन हुई है। यहीं पर बताया गया है कि डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव अभी हमारी इकोनॉमी के ऊपर थे, जीएसटी लागू करने के प्रभाव अभी हमारी इकोनॉमी के ऊपर थे, और अब पेंडेमिक की वजह से डिसरप्शन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है वो अभी बड़ा नया डेटा है। हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इनके एम्प्लॉयमेंट डेटा के ऊपर हम लोग रिलाय करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को जानने के लिए। और अभी इस डेटा की जो रीच है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा गंभीर है। और इसी के अंदर आर्टिकल के अंदर एक और टर्म है, तमिलनाडु के अंदर जो ट्रेंड्स नज़र आते हैं, इसमें एक टर्म मिल रही है जो हमें पता होनी चाहिए, लेबर पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। तो ऐसे आर्टिकल्स के अंदर से, हालांकि ये एक स्टेट स्पेसिफिक आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर से दो चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक तो इसके अंदर लेबर पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बताया गया। लेबर पार्टिसिपेशन रेट का डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर पार्टिसिपेशन रेट LPR इसको कहा जाता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज द लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है जी। और वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो हमेशा 15 to 64 जो है वो मानी जाती है। तो इस तरह से लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो निकलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो यहां पर डिस्कस करने वाली है वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सन 1976 के अंदर ये बॉडी जो है वो बनाई गई। एक लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, आप ये कह लीजिए, 1976 में बनाई गई। और प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं, ये एनालिटिक्स करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में कंज्यूमर, गवर्नमेंट्स, एकेडमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस एंटरप्राइज, प्रोफेशनल, मीडिया, इन सब लोगों को आपस में कनेक्ट करके इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छा डेटा पैदा करने की कोशिश जो है वो CMIE करती है। और CMIE के इस डेटा के बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है प्लानिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती है, बिजनेस हाउसेस प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जॉब्स के बारे में पता चलता है, हमारी लेबर मार्केट के अंदर जो इस समय ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो कमियां हैं उनके बारे में जो है हमें डेफिनेटली पता चलता है। अगेन पेज नंबर 8 के ऊपर, हालांकि ये भी एक स्टेट स्पेसिफिक इशू है, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस का रेफरेंस आया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्सी आंध्र प्रदेश के अंदर पैदा हुआ। इसकी बैकग्राउंड क्या है आपको क्विकली बता देता हूं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया, और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने आंध्र प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 को अमेंड किया। अमेंड करके उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ही हो सकते हैं। हालांकि इस अमेंडमेंट से पहले जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी जोन ऑफ कंसिडरेशन में आते थे, और मोर ओवर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को भी कर्टेल करने की कोशिश की 3 साल तक।
तो यहां से ये इशू खड़ा हुआ। अब ये इशू क्यों खड़ा हुआ? हाई कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को सेट असाइड कर दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। On June 10, the court had declined the state government's interim plea to stay the High Court order setting aside the ordinance. हाई कोर्ट ने कहा था कि ये ऑर्डिनेंस सेट असाइड कर दीजिए, ये लागू नहीं हो सकता, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम ये कर सकते हैं, हाई कोर्ट कहता है आंध्र प्रदेश का कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और यहां पर जो प्रोविजन सामने निकल के आती है, द हाई कोर्ट ऑन May 29 हैड सेट असाइड द अमेंडमेंट्स. It said that state did not have the power to appoint state election commissioner under article 243K and 243ZA. तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया व्हाट हैपेंड देयर। स्टेट गवर्नमेंट ने छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के इन दो प्रोविजंस को देखें, आर्टिकल 243K और आर्टिकल 243ZA, इनको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको इनका टेक्स्ट बताऊं कि ये पावर गवर्नर के पास है। और याद रखिएगा, गवर्नर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हम यहां निकालें तो वो है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या ऐसे कह लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है वो सेंटर द्वारा अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, अपॉइंटमेंट पर गवर्नर आता है। तो ये जो है ऑर्डिनेंस वो स्टेट गवर्नमेंट लाई थी और गवर्नर के पास अगर हम भारत के संविधान के अनुसार चले तो पावर है। आर्टिकल 243K जो है वो डील करता है पंचायतों के साथ और यहां पर लिखा है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल एंड प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची, फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन ए स्टेट इलेक्शन कमीशन consisting of a state election commissioner to be appointed by governor. To be appointed by governor. यहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है कि हाई कोर्ट के जज ही हो सकते हैं, और इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो यही था। इसी तरह जो दूसरा आर्टिकल 243ZA ये डील करता है म्युनिसिपैलिटीज के साथ। तो यहां पर क्या लिखा है, 243ZA, the superintendent's direction, control and the preparation of electoral rolls for all and the conduct of all elections to the municipalities shall be vested in the state election commission referred to in the article 243K. Again 243K का मतलब गवर्नर। तो यहां पर जो गवर्नर की अपनी एक पावर है जिसमें वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, उसके साथ छेड़छाड़ की बात। तो इस तरह से कई बार स्टेट स्पेसिफिक खबरों में से भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कोई ना कोई आर्टिकल्स मिल सकते हैं। तो ये था। उसके बाद अगेन पेज नंबर 8 के ऊपर फोकस ऑन केपी केशव मैनन्स अकाउंट ऑफ मालाबार रिबेलियन। पेज नंबर 8 के ऊपर फोकस ऑन केपी केशव मैनन्स अकाउंट ऑफ मालाबार रिबेलियन। मालाबार रिबेलियन के जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट रहे, जो मेन लीडर रहे, जिनका नाम था वीके हाजी या वरियान कुनत कुंज अहमद हाजी, उनके ऊपर एक मूवी जो है वो अनाउंस हुई। तब से ये कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई। 1921 मालाबार, जो केरला का कोस्ट है उसको मालाबार का इलाका बोलते हैं, तो वहां पर ये जो है रिबेलियन हुआ था। तो मालाबार रिबेलियन के इस लीडर के ऊपर एक मूवी अनाउंस हुई और तब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लीडर का नाम मैंने आपको बता दिया। और ये जो मोपलास थे, मालाबार रिबेलियन को मोपला रिबेलियन भी कहा जाता है, ये यहाँ के किसान थे जिन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश अट्रॉसिटीज के विरुद्ध ये काम जो है वो किया। और इसका एक अकाउंट जो है वो उस समय के द हिंदू न्यूज़पेपर में इस इलाके के एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट मिस्टर केपी केशव मैनन,
उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने ये अकाउंट्स लिखे थे और उस समय की एट्रॉसिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। तो इसमें से पता करने वाली बात, एक तो मालाबार रिबेलियन, दूसरा जो आपको मिस्टर वीके हाजी का नाम मैंने बता दिया जो कि मेन लीडर रहे, अली मुसलियार दूसरे लीडर थे। 1921 मालाबार का कोस्ट किस वजह से ये हुआ मैंने आपको बता दिया कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स की और ब्रिटिश लोगों की जो एट्रॉसिटीज़ थी उनके विरुद्ध ये शुरू हुआ था। और जहाँ तक केपी केशव मेनन जी की बात है, तो ये ये इलाका है केरला, यहाँ पर एक एरिया पड़ता है पालघाट, वहाँ से ये थे। और ही वॉज ए लॉयर बाय प्रोफेशन। और केरला में एक बहुत फेमस सत्याग्रह है 1924 में, जिसको वायकोम सत्याग्रह कहते हैं, उसको भी इन्होंने लीड किया। मिसेस एनी बेसेंट के साथ ये होम रूल लीग के साथ जो है ये जुड़े रहे, और इन्होंने मातृभूमि नाम का एक न्यूज़पेपर जो है वो भी अपने टाइम्स में एडिट किया है। पेज नंबर 9 के ऊपर, UN makes public third communication on Jammu and Kashmir, raises human rights violation minority issue। तो इस खबर के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है स्पेशल रैपटर्स की जो है वो अपॉइंटमेंट थी, और ये स्पेशल रैपटर्स का कम्युनिकेशन जो है वो इंडिया के साथ लगातार हो रहा है। ये लोग स्टडी कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस द्वारा अपॉइंटेड लोग कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात कैसे हैं, और इन्होंने अपना थर्ड कम्युनिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साझा जो है वो किया है। और रैपटर्स का मतलब होता है ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन ए सर्टन मैटर, तो उसको रैपटर्स बोला जाता है। तो इन्होंने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 को हटाया गया है उसके बाद इनकी रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स है, इल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग अरेस्ट है, डिटेंशंस हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो यहाँ से जो शब्द सीखने वाला था वो था रैपटर्स। और ये जो कम्युनिकेशन है ये किस रिगार्ड में है, जम्मू कश्मीर में, और किस लिए है, धारा 370 के हटने के बाद वहाँ की कंडीशंस के बारे में। उसके बाद UAE इन सपोर्ट ऑफ ओपन स्काईज एग्रीमेंट विद इंडिया, पेज नंबर 10 के ऊपर, UAE और इंडिया के बीच में 1068 फ्लाइट्स पर वीक चलती हैं। तो UAE जो है वो इंडिया के साथ आप कह लीजिए कि ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है वो करना चाहता है, ताकि दोनों देशों के बीच में एक अच्छा और कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लाइट्स बनता रहे, और कम से कम इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हों। और ओपन स्काईज एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को और ज़्यादा फ्लाइट्स एक्सेस, और ज़्यादा फैसिलिटीज़, और ज़्यादा सुविधाएं अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ फ्लाइट्स के लिए मुहैया करवाएंगी। तो बेसिकली ओपन स्काईज एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट की जो इंटरफियरेंस है दोनों तरफ से, UAE और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी इंटरफियरेंस को घटाया जाए। किन मामलों में? कमर्शियल डिसीजंस का मतलब रूट्स हो गए, कैपेसिटी हो गया, प्राइसिंग हो गया, फ्लाइट्स को ज़्यादा अफोर्डेबल, कन्वीनियंट, एफिशिएंट बनाना। तो एक इंडिपेंडेंस चाहिए फ्लाइट कैरियर्स को, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लाइट फ्लो होता है। तो UAE और इंडिया जो है वो इस तरफ चलना चाहते हैं फ्यूचर में। उसके बाद अगेन पेज नंबर 10 के ऊपर एक शब्द आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है कोरम। कोरम जो है वो वर्चुअल मीटिंग होनी है स्टैंडिंग कमेटी की, और खास तौर पर ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उनकी जो है वो वर्चुअल मीटिंग जो है वो आने वाले समय में कुछ डेलिब्रेशंस के लिए राज्यसभा के अंदर होनी है। तो इसके लिए कोरम की डिमांड उठाई गई थी ऑपोजिशन के द्वारा। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए डे सो दैट द बिजनेस ऑफ द डे इज वैलिडेटेड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 1/10 इज द कोरम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा में 545 मेंबर हैं, 55 लोग आएंगे, मतलब 1/10 हो गया, तो उस दिन का मीटिंग का जो आउटकम है, जो भी उस दिन डिस्कशन हुई, वो वैलिड माना जाएगा।
और इसी तरह राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स होते हैं, तो 25 मेंबर्स अगर किसी दिन आएंगे तो उस दिन का जो बिजनेस है वो वैलिड माना जाएगा। तो कोरम का डिमांड था। तो यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं श्री वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टिंग द ऑपोजिशंस आर्ग्यूमेंट फॉर वर्चुअल मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी टू इंश्योर कोरम ड्यूरिंग डेलिब्रेशंस। ऑफिशियल्स एट राज्यसभा सेक्रेटेरिएट हैव सेड दैट कोरम इज एसेंशियल ओनली व्हेन द कमेटीज टेक डिसीजंस और अडॉप्ट रिपोर्ट्स, नॉट ड्यूरिंग रूटीन डेलिब्रेशंस। तो कोरम शब्द का मीनिंग हमें पता जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए। और कमेटी जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी विच इज हेडेड बाय मिस्टर जयराम रमेश फ्रॉम कांग्रेस। उसके बाद रेंटल हाउसिंग स्कीम फॉर माइग्रेंट्स क्लियर्ड, ये भी एक अच्छी न्यूज आ रही है। 3 लाख अर्बन वर्कर्स जो हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे। इस स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग टू अबाउट 3 लाख अर्बन माइग्रेंट्स वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। The creation of affordable rental housing complexes was announced by Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman on May 14th as a part of the package of the address the COVID-19 crisis। तो इसीलिए पहले से इसके ऊपर बातचीत हो चुकी है, अब कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। और ये एक सब स्कीम होगी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, and is implemented by Housing and Urban Affairs Ministry. About 1.03 lakh completed government funded houses across cities that were yet to be allotted to beneficiaries under existing scheme would be converted into rental housing complexes। तो स्कीम में ऑलरेडी 1,03,000 हाउसेज जो हैं वो बन चुके थे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, तो उन्हीं को अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेंटल हाउसेज के अंदर। और इससे जो वर्कर्स रिवर्स माइग्रेशन में वापस अर्बन सिटीज में आ रहे हैं, अर्बन सेंटर्स में पहुंच रहे हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद पैनल फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स लैक्स डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सीनियर लॉयर्स, एकेडमिशियंस सेड ए कमेटी constituted by the Union Ministry on Home Affairs to introduce reforms in criminal law lacks diversity and it needs to ensure transparency। तो इसके अंदर और ज्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाना जरूरी है, ताकि इन इलाकों इस कमेटी द्वारा किए गए काम को और ज्यादा बेटर तरीके से किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओपिनियंस इसके अंदर इंक्लूडेड हो जब भी हम हमारे देश में हम क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करें। पेज नंबर 10 के ऊपर देन अगेन पेज नंबर 11 के ऊपर से समुद्र सेतु के साथ जुड़ा हुआ ऑपरेशन समुद्र सेतु विच वाज लॉन्च्ड बाय द नेवी 5 मई को लॉन्च किया गया था। रिपैट्रिएट मतलब हमारे फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए उसको कंक्लूड कर दिया गया। 3,992 इंडिविजुअल्स को नेवी जो है वो वापस लेके आई और इसमें INS जल अश्व और INS एरावत, शार्दुल मगर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 23,000 किलोमीटर लगभग ट्रैवल किए और 55 डेज के लिए इस ट्रैवल के दौरान अप्रोक्सीमेटली 4,000 लोगों को इंडिया में वापस लाया गया। उसके बाद पेज नंबर 6 के ऊपर US और चाइना की जो वॉर है, ट्रेड वॉर है और डिजिटल वॉर है, उसमें एक नया मोड आया है। द USA एंड चाइना इम्पोज वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईच अदर इन टिट फॉर टैट मूव्स ओवर दियर डिसएग्रीमेंट ऑन तिब्बत। तो चाइना कहता है कि तिब्बत में USA का जो इंटरफियरेंस है वो अनड्यू है, और जबकि USA कहता है कि तिब्बत एक ऐसा ग्लोबल मैटर है जिसके ऊपर चाइना से जवाब मांगा जाना चाहिए। चाइना अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे इट्स कर्ब्स ऑन पीपल फ्रॉम US who behaved badly on Tibet related issues in retaliation for American curbs unveiled a day before। तो अमेरिका ने इनके ऊपर कुछ कर्ब्स लगाए थे कि जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं उनको जो है वो रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एंट्रीज दी जाएंगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो विजिल रखी जाएगी। तो चाइना ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया कि तिब्बत के अंदर US सिटीजन्स को या USA से जो लोग आते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद बीजिंग ओपन्स हांगकांग ऑफिस। चाइना ने अपना, जैसे आपको पता है कि हांगकांग के साथ जुड़ा हुआ इशू जो है वो रेगुलर चल रहा है, जिसमें हांगकांग के निवासी ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो अनड्यूली हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर इंटरफियर कर रहा है। चाइना ओपनड न्यू ऑफिस ऑन वेडनेसडे फॉर इट्स इंटेलिजेंस एजेंट्स टू ऑपरेट ओपनली इन हांगकांग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर ए टफ न्यू सिक्योरिटी लॉ इन ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इट्स टाइटनिंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंस हब। जो हांगकांग है ये दुनिया का एक फाइनेंस हब माना जाता है, और HSBC जैसे बड़े संस्थाएं, हांगकांग शंघाई
बैंक जो हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनेंशियल, जिसको दुनिया का फाइनेंशियल हब माना जाता है। और हांगकांग के अंदर बहुत पुराने समय से ये एक दिक्कत है कि चाइना जो है वो यहाँ पर अनड्यू इंटरफियरेंस जो है वो कर रहा है। और अभी रिसेंट टाइम्स में चाइना ने एक लॉ पास किया है, सिक्योरिटी लॉ पास किया है, जिसमें वो हांगकांग के अंदर अपना और ज़्यादा कंट्रोल बढ़ाकर वहाँ पर होने वाले जो प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन है उनको दबाना चाहता है। तो उन्होंने अपना जो ऑफिस है ये हांगकांग के अंदर खोल दिया। उसके बाद चाइना डिफेंड्स WHO, पेज नंबर 14 के ऊपर। और चाइना ऑन वेडनेसडे डिफेंडेड WHO एंड लैश्ड आउट एट USA डिसीजन ऑफ इट्स विड्रॉ फ्रॉम UN बॉडी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि USA ने अपना फॉर्मल विड्रॉल शुरू कर दिया। 400 मिलियन डॉलर्स की जो है वो सपोर्ट WHO में जो देता था USA वो नहीं देगा। तो चाइना ने कहा है कि ये गलत है, और चाइना जो है वो इस समय इनकी सपोर्ट में आ गया है कि ये एक बहुत अथॉरिटेटिव प्रोफेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। और WHO के ऊपर लगातार ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने इस पैंडेमिक को ढंग से हैंडल नहीं किया। प्रो चाइनीज़ अप्रोच होने के कारण इसके अंदर जो है इस पैंडेमिक को फैलने का मौका मिला। WHO ने समय रहते दुनिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो है इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद पेज नंबर 15 के ऊपर अगेन एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनकी जो है वो अचीवमेंट के बारे में, जिसमें स्टार्स के अंदर लिथियम की प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई जो मिस्ट्री है उसको रिवील किया गया है। अगर हम स्टार्स की कन्वेंशनल वर्किंग को देखें तो स्टार्स के अंदर लिथियम डिस्ट्रॉय होता है, बनता नहीं है। जैसे जैसे स्टार्स अपनी डेथ के रास्ते पर चलते हैं और रेड जाइंट्स एक स्थिति आती है उनकी लाइफ में, और stars as known mechanism of evolution, as per known mechanism of evolution, actually destroy lithium as they evolve into red giants. Planets were known to have more lithium than stars. सूरज से ज्यादा लिथियम अर्थ के ऊपर है, ये सब जगह मिलेगा, as in case with Earth Sun pair. However, leading to a contradiction, some stars were found that they were lithium rich. The new work by Bharat Kumar, currently a postdoctoral fellow at the National Astronomical Observation of China, Beijing, and an international team of co-workers show that in fact when stars grow beyond their red giant stage into what is known as the red clump stage, तो ये स्टार के मरने के अलग अलग स्टेजेस हैं. स्टार इज एक्चुअली डाइंग. They produce lithium in what is known as the helium flash, and this is what enriches them with lithium. तो ये एक डिफरेंट तरह की चीज स्टार्स की लाइफ के साथ जुड़ी हुई. द सन फॉर इंस्टेंस हैज अबाउट ए फैक्टर ऑफ 100 लोअर अमाउंट ऑफ लिथियम देन द अर्थ. तो बहुत कम है कंपैरेटिवली. About 40 years ago, a few large stars were spotted that were lithium rich. This was followed by further discoveries of lithium rich stars. तो यहाँ से एक पजल खड़ी हुई. तो अब जब इसको ध्यान से स्टडी किया गया तो ये बात पता चली कि जब रेड जाइंट की तरफ जाते हैं तो कुछ स्टार्स के अंदर ये लिथियम एनरिचमेंट होती हुई भी पाई गई है. उसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनकी नीस की एक बुक, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार इन कॉन्ट्रोवर्शियल बुक्स के बारे में भी खबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Too much and never enough, how my family created the world's most dangerous man by Mary L. Trump. तो इसमें जो है वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताया गया. उसके बाद बुर्किना फासो किलिंग्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल. तो पेज नंबर 14 के ऊपर एक कंट्री है अफ्रीका की, बुर्किना फासो. तो इस तरह की कुछ कंट्रीज के मैप के ऊपर लोकेशन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं. बुर्किना फासो जो है ये अफ्रीका में एक कंट्री है. अगर आप मैप के ऊपर ढूंढने जाएंगे तो अफ्रीका में आप इस कंट्री को है ऊपर की तरफ जो सहारा डेजर्ट का इलाका है वहाँ पर एक कंट्री है मॉरिटानिया. तो आप कह लीजिए कि वेस्टर्न अफ्रीका की ये कंट्री है और इसके आसपास आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे मॉरिटानिया मिलेगा और बेनिन मिलेगा, टोगो मिलेगा, घाना मिलेगा और नाइजीरिया जो है आपको इसके पास मिल जाएगा. तो यहाँ पर बुर्किना फासो, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई जो कि आर्मी ने की है इन ए वॉर अगेंस्ट जिहादीज इंसर्जेंसी.
तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस रिपोर्ट को जो है वो दुनिया के सामने रखा है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्चुअली में जो है वो हो रही है। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स वॉच की बात है, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूयॉर्क सिटी में इनका हेडक्वार्टर है। 1978 में ये संस्था जो है वो बनाई गई है और इनका काम रिसर्च करना, एडवोकेसी करना ह्यूमन राइट्स की। उसके बाद पेज नंबर 15 के ऊपर SBI टू इन्वेस्ट 1760 करोड़ इन येस बैंक। तो येस बैंक जो है एक ट्रबल्ड बैंक था विच वाज ओवरटेकन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 7250 करोड़ रुपए पहले ही SBI इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुकी है और 1760 करोड़ रुपए जो है वो और SBI इसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके फाइनेंशियल हालात पीछे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो उन बिगड़े हुए फाइनेंशियल हालातों में SBI की ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि इसको जो है वो ओवरटेक किया जाए और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक का जो पैसा है उसको बचा कर रखा जाए। पब्लिक ट्रस्ट जो है वो RBI में और बैंकिंग सेक्टर के अंदर घटना नहीं चाहिए। तो उसी प्रोसेस के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज 12,450 करोड़ इन 3 स्टेट इंश्योरेंस। 3 हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इनका मर्जर होना था लेकिन कोविड-19 के चलते इसको जो है वो रोक दिया गया। अब सरकार इन कंपनीज के अंदर और फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ताकि ये और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएँ और अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा फर्दर एनहांस कर पाएँ। तो टोटल 12,450 करोड़ रुपया जो है वो इन 3 कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन 3 कंपनीज की हमें फाउंडिंग डेट के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ये 1947 में बनी थी। जहाँ तक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बात है ये 1906 में बनी, 1972 में इसको नेशनलाइज किया गया। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है ये 1938 में बनी और 1972 में इसे नेशनलाइज किया गया। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। अगर आपके पास कोई डाउट्स हो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, हैव अ गुड डे।